देखिए 16 नंबर आर्टिकल में है क्या। 16 नंबर आर्टिकल है आपको जाकर के अवसर के समता के बारे में चर्चा करता। अवसर के समता के बारे में चर्चा करता। और हम ये बात एक बात बताए थे, शुरुआती में बताए थे, जो 16 नंबर भी आर्टिकल है वो किसके लिए है? सिर्फ नागरिक के लिए, सिर्फ नागरिक के लिए है। गैर नागरिकों के लिए 15 और 16 उपलब्ध नहीं है। गैर नागरिकों के लिए कौन उपलब्ध है? 14 नंबर उपलब्ध। बाकी आगे जैसे जैसे आते जाएगा हम वहां पे ये चीज क्लियर करते चले जाएंगे। समझ रहे हैं? अवसर के समता का मतलब क्या होता है? अवसर मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। देखो, इसको जानने से पहले जरा सा अवसर का मतलब समझो। अवसर का मतलब क्या होता है ये जरा सा समझो, और इस समता का अधिकार कैसे है थोड़ा सा समझाएंगे। अवसर का मतलब होता है कि जैसे आप जितने लोग हैं सबको समान रूप से हर क्षेत्र में अवसर उपलब्ध होना चाहिए। एक सामान्य अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे पढ़ाई का ही एग्जाम्पल ले लें, तो सबको उपलब्ध होना चाहिए। सबको उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, कुछ लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए। या अगर है भी तो बहुत सारी बाधा है। जैसे भारत में देखिएगा, महिलाओं की शिक्षा में बहुत बड़ी एक बाधा थी। हालांकि धीरे धीरे वो सब ऑब्स्टिकल्स खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी कम बाधा नहीं है। और आज भी देखिएगा तो महिलाओं को पुरुषों के अनुपात में एक बड़ी आबादी है महिला का, जिनको कम अवसर मिलता है। आप अगर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। ग्रेजुएशन कर गए, पीजी कर गए, मौका दिया जाएगा। लेकिन शायद ये ग्रेजुएशन कर जाए तो इन पे हमेशा तलवार लटकते रहता है कि जो बाकी सामाजिक काम है उनसे इनको निपटा दिया जाए। तो वो अवसर नहीं मिल पाता जो अवसर आपको मिला। ये कहीं ना कहीं भेदभाव है, ये सामाजिक कुरीति है। ये एक व्यवहारिक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि व्यवहार में देखिएगा अवसर की समता नहीं कैसे है। और पीछे चले जाइएगा, डॉक्टर अंबेडकर को साथ में बैठ करके पढ़ने का अवसर नहीं था। और ऐसा किताबों में लिखा गया और कहा गया है कि बहुत बार तो वो खिड़की के बाहर खड़ा रह करके सुन सुन करके पढ़ाई की है शुरुआती फेज में। उस तरह से स्ट्रगल करके अपने जीवन को उतना आगे लेकर के गए। और उनके जीवनी पढ़िएगा तो डॉक्टर अंबेडकर 3-3 पीएचडी किए हुए थे। एक दो नहीं, 3 पीएचडी किए हुए थे। एक पीएचडी करने में दिमाग खराब हो जाता है लोगों को, 5 साल 6 साल तक चला जाता है एक पीएचडी करने में। और 3 पीएचडी आप सोच सकते हैं, और वो भी सब फॉरेंसिक। यहां तो थोड़ा सेटिंग गेटिंग भी हो जाता है पीएचडी में, वहां पर वो चीजें नहीं होगा। आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा, और अलग अलग विषयों पर। जितना लॉ के बेहतर जानकार थे उतना इकोनॉमी के भी बेहतर जानकार थे। जितना इकोनॉमी जानते तो उतने ही समाज के बारे में बेहतर जानकारी था। सोचो कितनी विपत्ति से चीजें आगे निकालें अपने आप को। और ऐसे समाज में देखिएगा, पहले, आज नहीं बहुत पहले जाएंगे तो आज से 20 साल 40 साल 50 साल, हालांकि आजादी के बाद तो सबको समान अवसर दिया गया। आजादी के पहले बहुत बड़ी एक तबका थी जिसको पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा गया। इतनी बात से आपको समझ में आ सकता है कि अवसर का मतलब क्या होता है। व्यवहारिक रूप में तो समझ में आ ही गया होगा कि अवसर का सामान्य मतलब होता क्या है। इसीलिए देखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान निर्माण कर रहे थे और ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर थे, हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड थे ना वो, तो इस बात पर खास तवज्जो दिया, खास जोर दिया कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, समाज उस चीज को पूरी तरीका से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं
उसमें तो सबको समान अवसर दे दें, वो धीरे 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 समाज में भी लागू हो जाएगा बेहतर तरीका से, और समाज भी उसी तरीके से समय लगेगा, व्यवस्थित हो जाएगा। अरे बात समझ में, समाज भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, उसी तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है। और आज के डेट में देखिए, अब भी कुछ कुछ कमियां रहते हुए भी देखिएगा बहुत बड़ा बदलाव आ गया। पिछले 70-75 साल में बहुत बदलाव आ गया है। अभी चाहे आप किस जेंडर का हैं, आपको भी समान अवसर, आप किस रिलीजन का हैं, आपको भी समान अवसर, कहाँ पैदा हुए हैं, किस क्षेत्र विशेष में पैदा हुए, आपको भी समान अवसर है, किस जाति विशेष से आप आते हैं, आपको भी समान अवसर, सबको समान अवसर है। इसलिए कल हम जब बात कर रहे थे 15 नंबर आर्टिकल का, तो हमने बात किया था कि 5 ऐसे चीज हैं, जी 5 शब्द हैं जिनके आधार पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करे। उसी तरह से 2 और उसमें चीज जुड़ जाएंगे, और 7 ऐसे चीज हैं जिसके आधार पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। वो 7 क्या हैं? वो 7 क्या हैं? अवसर का मतलब समझ में आ गया कि अवसर का सामान्य मतलब क्या होता है? वो 7 क्या है? देखिए, पहला है जाति, दूसरा है धर्म, तीसरा है लिंग, चौथा है जन्म स्थान, पांचवा है मूल वंश। यही था ना 5। आज जो हमारा 2 नया जुड़ जाएगा, वो एक हो जाएगा आवास और एक हो जाएगा वंश। ये इसमें 2 आपका नया है, ये 2 आपका क्या है? नया है। यानी कल हम 15 नंबर आर्टिकल में बात कर रहे थे कि 5 चीजों के आधार पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी। आज ये 7 ऐसी चीजें हैं, 7 वर्ड्स ऐसे हैं, ये वर्ड्स नहीं है, बहुत बड़ा ये सामाजिक इशू है, जिनके आधार पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी, अर्थात सबको समान अवसर दे, सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध कराइए। यानी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, धर्म के आधार पर नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, और ये भी मान करके चलिए आप ट्रांसजेंडर भी, आपके साथ भी भेदभाव नहीं होगा। आप भारतीय नागरिक हैं, आपका भी उतना ही ट्रांसजेंडर का अधिकार है जितना जो सामान्य रूप से स्त्री है और पुरुष। ऐसा नहीं है कि वो समाज से अलग है, ये धारणा नहीं आप मन में बनाइएगा कि ट्रांसजेंडर समाज से अलग है या तो वो कर ही नहीं सकते। वो भी हर काम को कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, और बराबर से कर सकते हैं, और बराबर से कर सकते हैं। ठीक है। तो लिंग हो गया, जन्म स्थान, आप कहां पैदा हुए हैं ये कोई मायने नहीं रखता। हिंदुस्तान के टेरिटरी में कहीं भी आप पैदा हुए, हिंदुस्तान के क्षेत्र में कहीं भी पैदा हुए, यानी कि भारत के अगर नागरिक आप हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता। बाहर भी पैदा हुए हैं, अगर आपके माता पिता ये सब भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, कोई मायने नहीं रखता। मूल वंश, मूल वंश का मतलब आपका मूल रूप से उद्भव कहां है, फंडामेंटली आप कहां उद्भव हुए थे, कहां पहली बार कहां से आपका जनरेशन पैदा हुआ था, ये भी मायने नहीं रखता। उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। और उसके अलावा जो 2 नया चीज इसमें जुड़ा, वो है आपका वंश और आवास। वंश और आवास क्यों जोड़ा गया? आप देखिएगा, पहले पुराने समय में राजा महाराजा बहुत होते थे। अब कोई फलाना वंशज का है, कोई ढेकाना वंशज का है, कोई ये वंशज का है, कोई उधर का शासन वो वंशज का था, उधर शासन वो वंशज का था। तो जैसे ऐसे लगता है ना कि समाज में इनको विशिष्ट स्थान प्राप्त, तो पहले तो प्राप्त था ही, पहले बोलते ना कि इस खानदान का शासन था, इस वंशज का शासन था, तो समाज में पहले एक विशिष्ट स्थान उनको प्राप्त था, और समाज में उनको सामान्य आम आदमी के अनुपात में उसको विशिष्ट रूप से देखा जाता था। स्वतंत्रता के बाद, संविधान लागू होने के बाद, संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विशिष्ट नहीं है, सब सामान्य। समझ रहे हैं? कोई विशिष्ट नहीं है, सब सामान्य, और सब सबके लिए उपलब्ध है। कोई विशिष्ट नहीं है, सब सामान्य, और सबके लिए उपलब्ध समान रूप। आ रही बात समझ में? ये मामला है। दूसरा,
आवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता है। जैसे ये कह दें कि तुम्हारा घर तो वहां है, तुमको ये चीज नहीं मिलेगा। क्यों? भारत का नागरिक है ना, कहीं भी पैदा हुआ उससे कोई मतलब नहीं रखता है, इंडियन सिटीजनशिप है उसके पास, तो नहीं कैसे मिलेगा? मिलेगा। जितना हक उसका है उतना हक आपका है। सबकी बराबर हक है, सबकी समान पहुंच, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। हर बात समझ में ये चीजें हैं। तो 16 नंबर आर्टिकल कहता क्या है कि 16(1) में ये है, सबको अवसर की समता दिया गया, सबको समान अवसर दिया गया। ठीक है। और 16(2) में ये सातों चीज है। ये हो गया 16(2), ये सातों जो लिखा हुआ है। पहला 16(1) क्या है कि सबको समान अवसर मिला। दूसरा क्या है, इन 7 के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश, आवास और वंश के आधार पर आपके साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगी। ये 16(2) कहता है। ध्यान में रखिएगा, जो चीजें शुरुआती में कहा गया उसी से देखिएगा थोड़ा पलटा हुआ दिखेगा आगे, उसी से थोड़ा आगे पलटा हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा? हमने यहां क्या कहा कि समान अवसर सबको मिला है, मिल गया, कोई दिक्कत? और कैसे मिला है दूसरा में देखिएगा, तो इन 7 के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नहीं भेदभाव इसका मतलब समान अवसर है सबको, सबके लिए बराबर से उपलब्ध है। वो कहां गया जी? किधर है? नहीं आया है? कहां है? उतना पीछे तुम कहे चल गया? किधर? उतना पीछे कौन बैठा दिया तुमको? इधर इधर। समता स्थापित कर रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, इसलिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तभी तो समता स्थापित होगा। बैठो इधर। तुम उतना पीछे क्यों बैठे चल गए? कौन? प्रकाश उधर बैठा दिए तुमको? क्या बोले कि पीछे बैठो? आगे तो जगह बचा हुआ था, तो तुमको आंख था ना। डेली आगे बैठता था, दूसरा को दोष देता है। छोड़ो, ये दोनों बात का मतलब समझ में आ रहा है? पहला में क्या है, सबको अवसर की समता है। दूसरा में क्या है, इन 7 के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक, अब इसको हटाते हैं। 16(3) क्या कहता है? 16(3) क्या कहता है कि आवास के आधार पर भेदभाव संभव है। आवास के आधार पर भेदभाव संभव है। भेदभाव संभव है। कैसे संभव है भेदभाव आवास के आधार पे? ध्यान रखिएगा, पहला कह रहा है कि सबको समान अवसर दिया गया, दूसरा कह रहा है क्या, इन 7 आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उस 7 में आवास भी है। और आर्टिकल देखिए 16(3) में खुद ही कह रहा है क्या कि आवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है, यानी इसके आधार पर भेदभाव हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको जरा समझ लीजिए। राज्य सरकार के नौकरियों में आवास का क्राइटेरिया लागू होता है। जैसे राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, भारत सरकार में नहीं। भारत सरकार में आपको इसके आधार पर किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत सरकार से कोई भी नौकरी निकला, किस क्षेत्र के कोई मायने नहीं रखता, समझ रहे बात को। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो जॉब निकला है उसमें आवास एक शर्त है। कैसे शर्त है? अगर आप बिहार के हैं और बिहार से कोई जॉब निकला है तो पहली प्राथमिकता यहां के लोगों के लिए। या तो बहुत सारे राज्य एक कैप लगा करके रखते हैं कि हम बाहरी लोगों को 5% या 10% से ज्यादा नहीं देंगे, एक कैप लगा के रखते हैं। और ऐसे भी देखिएगा तो आवास के आधार पर जब से रिजर्वेशन मिला है आवास के आधार पर तो लागू है ही है। कैसे? SC, ST, OBC और EWS जो रिजर्वेशन है
वो सिर्फ बिहार के नौकरी में बिहार के लोगों के लिए है। उसी समाज का अगर किसी अन्य राज्य का व्यक्ति है उसको नहीं मिलेगा वो व्यवस्था। तो बाहरी लोग कब कहां लड़ेंगे? जो 40% अनरिजर्व बच रहा है ना, आप उसी के लिए फाइट कर सकते हैं, 60% के लिए नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रहा है? जो SC ST OBC और EWS कोटा मिला हुआ है, ये कोटा किसके लिए उपलब्ध है? सिर्फ और सिर्फ बिहार के नौकरी में बिहारियों के लिए। मान लो कोई SC व्यक्ति है, तुम्हारा ही कोई परिवार है जिसका घर झारखंड है, तुमको यहां रिजर्वेशन मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। क्यों? यहां का निवासी वो नहीं है, यहां का बासिंदा नहीं है, वो झारखंड का बासिंदा है। हो गया ना आवास के आधार पर भेदभाव? ऐसा क्यों किया गया? समता को बनाए रखने के लिए किया गया है, इसलिए भेदभाव नहीं है। देखने में तो भेदभाव लगता है, लेकिन ये भेदभाव नहीं, ये समता स्थापित करने का तरीका है। ये समता स्थापित करने का तरीका है। यानी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में अगर आप देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में आपको ये चीजें स्पष्ट रूप से कोई भी राज्य लगा सकता है। अभी सुनते रहते हैं ना बार बार कि भाई वहां का उस स्टेट ने क्या कर दिया, तो 80% जॉब या तो 100% ये कर दिया कि दूसरे राज्य के लोग नहीं आ सकते। तो आवास के आधार पर ही तो भेदभाव कर रहा है। हम वहां के नहीं, इसलिए हमारे लिए बंद कर दिया गया। पास में ही देखिए झारखंड में ग्रुप C ग्रुप D इस तरह के जो कर्मचारी के हैं, एक लगभग 4200 ग्रेड पे तक के जॉब को देखिएगा पूरी तरह से बंद कर दिया दूसरे राज्य के लिए। दूसरे राज्य के लोग फॉर्म भी नहीं भर सकते 4200 तक के ग्रेड पे तक के। तो आवास के आधार पर ही तो कर दिया। हम वहां के नहीं है तो नहीं कर सकते, भर सकते, और आप इसको क्लेम भी नहीं कर सकते। क्यों? वो सही चीज बनाया है। क्यों? 16(3) में ऑलरेडी उपलब्ध है पहले से ये चीजें। 16(3) में ये बातें कहा गया है, उसी के आधार पर वो चीजें कर रहा है। या तो बहुत जगह देखे बोलेगा कि 75% हमारे यहाँ के लिए रिजर्व है। बिहार में भी समय समय पर यह बात उठते रहता है कि बिहार के नौकरी में बाहरियों को जगह नहीं दिया जाए, लेकिन बिहार सरकार ऐसा नहीं कर सकती। पता है क्यों? आपके यहाँ तो कम लोग आते हैं, आप दूसरे के यहाँ सबसे ज्यादा जाते हैं। आपके यहाँ तो कम ही लोग आते हैं, लेकिन आप दूसरे के यहाँ के सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा जाने वाले हैं। तो आप लगा दिया जाएगा तो आपके लिए भी लगा देंगे। आ रही बात समझ में? कोई राज्य छोड़े हो जी, अंडमानों में निकलेगा तब पहुंच जाओगे। समझ रहे हो बात को? गलती से कहीं चंद्रमा पर बसा दिया कि हाँ ये भारत का हिस्सा है, वहां पर सरकारी नौकरी निकला है, कौन खड़ा है बहाली में? तो सबसे पहले देखे बिहार के आदमी खड़ा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे, सरकारी है ना, ठीक है जाएंगे। अगला बोले ग्रुप D के हैं, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी है ना, जाएंगे। छोड़ते हो किसी के यहाँ? इसीलिए बिहार सरकार इसको नहीं कर सकती है। ठीक है, ये मामला क्लियर है? तो कैसे पहले में बोला गया अवसर की समता, सबको समान अवसर। दूसरा में क्या कहा गया? 7 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं। और तीसरा में देखो भेदभाव कर दिया, करना पड़ेगा। आवास के आधार पर देख लिए, ठीक। अगला देखिएगा, अगला है आपका 16(4). 16(4) का क्या मसला है? 16(4) में है आपको जाकर के सरकारी नौकरी किसके लिए? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंधित है। देखो अन्य पिछड़ा वर्ग हम यहां पे क्यों लिखे पता है? क्योंकि देखो पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन पहले नहीं था, ओबीसी का रिजर्वेशन संविधान लागू होने से नहीं था। SC और ST का रिजर्वेशन जो है जॉब में, वो संविधान लागू होने के दिन से व्यवस्थित है, उसमें ओबीसी के लिए नहीं था। तो सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ यह मसला है 16(4), और इसी को लेकर के देखिएगा मूल संविधान में रिजर्वेशन नहीं था। मूल संविधान में रिजर्वेशन
नहीं था। ठीक है, तब देखिएगा होता क्या है, 1956 में देखिएगा काका कालेकर कमेटी बना, काका कालेकर कमेटी बना था 1956 में। किस लिए? तो ये कहा गया कि एससी और एसटी के अलावा एक और ऐसा तबका है जो पिछड़ा है, तो उनके लिए भी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए, उनके लिए भी सरकारी नौकरियों में क्या किया जाए, रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो 1956 में काका का लेकर कमेटी बना दिए, ये नेहरू जी ने ही बनाया। इस कमेटी के रिपोर्ट भी आ गए, कभी लागू नहीं हुआ, ये कभी लागू नहीं हुआ। देश आगे बढ़ते चला, इसी तरह से अपना राजनीति होते रहा। 70 के दशक और 80 के दशक में धीरे धीरे देखिएगा पिछड़े नेताओं में ठीक ठाक उभार होता है। वैसे नेता जो एससी और एसटी के अलावा जो अपर कास्ट से रिलेटेड नहीं थे, एक बड़ा सा तबका था, उनके भी समूह में नए नए नेता पैदा होते हैं और वो लोग इस तरह के आवाज उठाने लगते हैं कि भाई इनके अलावा भी एक बड़ा सा तबका है, हम लोगों का भी समाज है जो बहुत पिछड़ा है, इनको भी नौकरी में जगह मिलनी चाहिए। तो पहले तो काका कालेकर कमेटी बना, इसके आधार पर इस रिपोर्ट को तो ठंडे बस्ते में लागू कर दिया गया, कभी लागू नहीं किया गया, न नेहरू जी किए न इंदिरा गांधी की। 1977 में देखिए गैर कांग्रेसी सरकार बनता है और जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी के सरकार में देखिएगा प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, उसी समय देखिएगा तो 1979 में एक और कमेटी बनता है जिसको मंडल कमीशन बोलते हैं, मंडल कमीशन बोलते हैं। ठीक है, मंडल कमीशन बोलते हैं, मंडल आयोग बनाया गया। मंडल आयोग के रिपोर्ट में क्या कहा गया, इसके रिपोर्ट में कहा गया था कि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, तो जाति के आधार पर होगा और इसमें लगभग 3700 जाति शामिल थे, अप्रोक्स ये नहीं है, 3700 जाति लगभग शामिल। सोचिए कि इतनी जातियां हैं, जाति के आधार पर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। लेकिन देखिए इसका आधार क्या दिया गया, ये जान लीजिए। आधार ये था इनका, आधार ये था कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है इनका, इसके आधार पर इनको लागू किया गया। और कहा क्या गया, जाति के आधार पर, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ क्या है, तो सामाजिक, नीचे लिखते हैं, एक आधार और दे देते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, इसलिए इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इनके रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकारी नौकरियों में, तो इनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित की जानी चाहिए, इनकी भी भागीदारी को क्या की जानी चाहिए, सुनिश्चित की जानी चाहिए। देखो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है ना, उनके बारे में क्या कहा गया है, उनके रिजर्वेशन का आधार है कि उनको उनके साथ सदियों से भेदभाव किया गया, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से हो, सदियों से भेदभाव उनके साथ किया गया, उनका आधार ये दिया गया। लेकिन ओबीसी के लिए आधार दिया गया कि इनका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और इनकी भागीदारी नहीं है सरकारी नौकरियों, इसलिए इनकी भागीदारी को बढ़ाई जाए, सुनिश्चित की जाए, इस आधार पर किया गया। हालांकि देखो ये जो 27% बोला गया है ना, ये इसमें बताया गया कि 52% भारत की आबादी है, भारत की आबादी का कितना है, आबादी का 52% है, 52% है। आइए 52% कहां से लिया गया, ये 1931 के जनगणना से लिया गया, 1931 के जनगणना से लिया गया। और 1931 में जाति के आधार पर पहली बार जनगणना हुआ था, अंग्रेजों ने करवाया था,
ये जनगणना कौन करवाया था? अंग्रेजों ने। और आज भी उसी जनगणना के आधार पर ये रिजर्वेशन है। 1931 के जनगणना पर आज भी रिजर्वेशन है। अरे वो तो जनगणना शुरू ना हुआ यार, हम बोल रहे हैं 31 के जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन है, वो तो पहली बार शुरू हुआ है, वो तो अलग ही मामला है, उसकी बात हम थोड़ी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम कैसे तय करें कि कितनी आबादी ओबीसी में है। तो 1931 के जनगणना में अंग्रेजों ने जाति के आधार पर करवाया था, तो एससी और एसटी को छोड़ करके जिस आबादी को पिछड़ा माना गया, उनकी आबादी को बताया गया था 52%। यानी एससी और एसटी को छोड़ करके 52% और आबादी है जो कि क्या है? पिछड़ा है। ये 1931 के जनगणना में बताया गया था। पहली बार जातीय जनगणना यहां पर हुआ था, और दूसरी बार देखिए जातीय जनगणना 2011 में किया गया, लेकिन उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, उसको लिख दिया गया सोशियो इकोनॉमिक सेंसस। सेंसस करें, सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस। हालांकि है वो जातीय जनगणना ही। और अभी भी देखिएगा जो भी पिछड़े जाति के नेता हैं वो सब डिमांड कर रहे थे कि जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए, पता तो चले कि हमारी जाति की आबादी कितना और हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है। जब केंद्र सरकार देखिए नहीं माना, तो बिहार सरकार देखिए अपने के यहां अपने पैसा से जातीय जनगणना करवा रही है। ब्लॉक में शुरू है सब काम। बिहार में जातीय जनगणना पहला राज्य होगा जो जातीय जनगणना करवा रहा है। बाकायदा 500 करोड़ रुपया अलॉट किया इसके लिए सरकार। रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि फलन के जाति के कितना आबादी है, सरकारी नौकरी में कितना। फिर बाद में डिमांड करेगा हम इतना है, हमको कुछ मिलवे नहीं किया आज तक। खूब नेतागिरी चलेगा सबका, समझ गए। तो जो केंद्र सरकार है वो नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि देखो भारत में धर्म का काट जाति रहा है, और जो केंद्र में सरकार है उसका धर्म एक मजबूत राजनीति करने का जरिया है। अगर जाति का रोल बढ़ेगा तो केंद्र, वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो सत्ता से बाहर चली जाएगी। इसलिए सब अपना अपना देखते, ये पॉलिटिकल कारण है, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, समझ गए। ये पॉलिटिकल कारण है, उसके अलावा भी बहुत सारे सोशल कारण है, पॉलिटिकल कारण तो है ही है, इकोनॉमिकल कारण है, ये तो बहुत सारे इस तरह के वजह है, एजुकेशनल कारण है इस तरह से। तो ये मामला 16/4 का, ये इस तरह से रिपोर्ट आ गया। लेकिन रिपोर्ट आ गया तो ऐसा नहीं कि ये लागू हो गया, ये भी वो इसी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। लागू कब होगा जाकर के? 1990 में देखिएगा तो बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार, मतलब बीपी सिंह कौन था? पीएम, ये पीएम थे। 1990 का देखो, 90 का पॉलिटिक्स कुछ ऐसा बदल चुका था ना कि थोड़ा मतलब एक तरफ मंडल का राजनीति चल रहा था, ये राजनीति चल रहा था, एक तरफ कमंडल का राजनीति मतलब धर्म का राजनीति चल रहा था, दूसरा गठबंधन का सरकार था बीपी सिंह का। और उस गठबंधन के सरकार में कई प्रकार के पिछड़े नेता होते थे जो दबाव बनाते रहते थे। तो रैंडमली कुछ ऐसा सिचुएशन बना, उसकी कहानी हम उतना लंबा नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत विस्तृत कहानी उस समय का। रैंडमली ऐसा सिचुएशन कुछ बना कि बीपी सिंह इसको एक बैक लागू कर दिया, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को, मंडल कमीशन के रिपोर्ट लागू कर दिया। और लागू कर दिया तो क्या हो गया? 27% ओबीसी के लिए आरक्षण मिल गया। 27% ओबीसी के लिए क्या हो गया? आरक्षण मिल गया। दिख रहा है जी? थोड़ा कम दिख रहा होगा, अच्छा हटा दे रहे हैं, वो कलर हटा दे रहे हैं। ओबीसी के लिए 27% ऐसे करके जाके 1990 में आरक्षण मिला। बहुत विरोध हुआ था इसका, बहुत ही विरोध हुआ था, समझ रहे हैं बात को। और वहां से देखिए 1990 से भारत का पूरा राजनीति चेंज हो गया, पूरा राजनीति चेंज हो गया। उसके बाद देखिएगा तो अभी 2014 से फिर से थोड़ा राजनीति चेंज हो गया। 20-30 साल के आसपास की राजनीति इस तरह से, 20 साल कहिए, 20-22 साल इस तरह के मंडल का राजनीति चला। और अब कहीं ना कहीं ढलान पर है मंडल का राजनीति, आगे देखेंगे कैसे कैसे। पर एक तो चीज हो गया जो सबसे बड़ा, कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल गया, ये बहुत बड़ी काम हो गई। फिर बाद में देखिएगा इसी को लेकर के कोर्ट में केस जाता है, तो 1993 में एक जजमेंट आता है, इंदिरा साहनी केस था, 1992 में गया था इंदिरा साहनी केस। इसमें जजमेंट आता है,
जजमेंट क्या आता है? जजमेंट आता है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये कैप लगा दिया गया कि 50% से एबव आरक्षण नहीं हो सकता है। तो पहले से एससी के था और एसटी के फिर मिला, तो सब मिला के लगभग 49.5% हो गया। और कैप लग गया इंदिरा साहनी केस में। जजमेंट क्या दे दिया कोर्ट कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, यानी 50% जो सीटें होगा वो अनरिजर्व होगा, अनारक्षित होगा। क्या होगा? अनारक्षित होगा। ठीक है। एक और इसी में जजमेंट आया था, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? कहा यह गया कि ओबीसी में जो जातियां, ओबीसी की जो जातियां हैं उनमें जो लोग क्रीम हो जाएं, मतलब बहुत आगे निकल जाएं, उनको अनारक्षित में काउंट करिए। और उसके लिए सरकार को बोला कि तुम उसके लिए डिसाइड कर लो, एक कैप बना दो कि इतने आय वर्ग वाले को हम आरक्षित में रखेंगे और इतने आय से ऊपर वाले को हम क्रीम मानेंगे। आज के डेट में वो कैप है 8 लाख। अगर ओबीसी में कोई भी जाति है, अगर आपके पिताजी का इनकम 8 लाख से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर में आ गए, आपको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप अनरिजर्व में काउंट होंगे। आप कहां काउंट होंगे? अनरिजर्व में काउंट होंगे। समझ रहे बात को? ये चीजें हैं। तो जैसे मान लो कोई प्रोफेसर का बेटा है, एक प्रोफेसर का सैलरी होता है 1 लाख, 1.25 लाख, इस तरह से कुछ सैलरी होते हैं और भी अधिक होते हैं। तो उनकी सालाना इनकम कितनी हो गई? 10 लाख से एबव हो रहा है, 12 लाख 14 लाख के आसपास हो रहा है। उनका बेटा ओबीसी जाति का है, लेकिन ओबीसी में नहीं आएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उसको। वो क्रीम हो गया, उसमें वो मट्ठा नहीं है, क्रीम है, मक्खन हो गया, छाली हो गया है। देखो बोला छाली हो गया, तो वो मट्ठा नहीं है, वो मक्खन हो गया है। तो मक्खन कहां जाएगा? जो 50% सीटें अनरिजर्व थी, अब तो 40%, उसमें चला जाएगा। लेकिन सरकार ये कैप को बहुत बढ़ा दिया। बताइए 8 लाख आप कैप रखें, 8 लाख को 12 से भागा दीजिए तो महीना में कितना आता है? बरसते 84, लगभग 65 लाख, 65,000, 70,000 तक के सैलरी कमाने वाला व्यक्ति क्रीम नहीं है। इसको और नीचे रखना चाहिए है? क्रीमी लेयर नहीं बनता, नॉन क्रीमी लेयर बनता है। एनसीएल देखो लिखा रहेगा ओबीसी वाला, तो उसका मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। क्रीमी लेयर का अब तो क्रीम हो गया तो तुम जाओ उधर, कोई आवश्यकता नहीं तुमको किसी चीज का। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है। इसलिए देखिए ओबीसी बनाइएगा ना तो लिखा रहेगा ओबीसी और कॉस्ट में लिखा रहेगा एनसीएल। देखिए तो एनसीएल का मतलब क्या था? नॉन क्रीमी लेयर, मतलब ये क्रीम नहीं है, ये मट्ठा है। हालांकि बहुत सी चीजें सब जांच नहीं होता है, जो क्रीमी लेयर में है वो भी कम आयु दिखा करके अपना मार रहा है मजा। लेकिन नहीं करना चाहिए, धरा गए ना तो लपटा जाएगा, वसूल लेगा सब सरकार। अरे बात समझ में? तो तुम लोग में से किसके पापा का इनकम 8 लाख से अधिक है? अब बतेवे नहीं करेगा। 8 लाख से अधिक किसके पापा का है? और जिसका है वो समझ लो क्रीम है, छाली है नहीं। और जिसका नहीं है वो समझो छोड़ो, हम तो मट्ठा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत दूर है हम लोग क्रीम होने में। समझ रहे बात को? तो यही कहा गया, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया और बोला क्या कि जो इन समाज में क्रीमी लेयर में आ जाता है, और उसके लिए बोला कि आप एक कैप बना लो आय का। सरकार पे छोड़ दिया कि कितना आपको तय करना है। सरकार चाहे तो इसको 8 को 10 कर सकती है, 8 को 6 कर सकती है। शुरुआती में तो 1.5-2 लाख था, बढ़ते बढ़ते 8 लाख कर दिया सरकार। वोट बैंक का राजनीति है। ओबीसी में ही अगर किसी को मान लिया रिजर्वेशन नहीं दीजिएगा, जैसे मान लो इसको 4 लाख कर दिया जाए, 5 लाख, कि 5 लाख से एबव इनकम, तो ओबीसी में हर जाति में एक बड़ा सा तबका आ गया है जिसका ठीक ठाक इनकम हो गया, और बहुत सारी सरकारी नौकरी वाले लोग आ जाएंगे। 40,000 अगर किसी का इनकम है तो 40 ने 50,000 अगर इनकम है तो 50 दाइए 500, 50,000 रुपया के आसपास सैलरी है, तो सब पता चलता क्रीम हो जाता। आओ नीचे कर दे सरकार, 2 लाख कर दे, 3 लाख, तो मालूम चला कि ओबीसी के लगभग इतना बड़ा समाज बाहर निकल जाएगा, सब अनरिजर्व में चला जाएगा, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
तो देख लीजिए नाप के कि कौन क्रीम है और कौन मट्ठा है। तो ये मसला है, जाके क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट उसी में इंदिरा साहनी केस के जजमेंट में आ गया। तो इस तरह से देखिएगा तब से लेकर के अब तक ओबीसी रिजर्वेशन जारी है। इसमें और भी बड़ी सारी कहानियां हैं, जैसे देखो कुछ सवाल उठाते हैं, कैसे कहानी है, बैकलॉग का कहानी है कि बहुत सा जैसे कैटेगरी वाला सीट निकलता, उसका सीट फुल नहीं हुआ, अब उसका क्या होगा। तो बड़ी सारा कोर्ट का केस है, जजमेंट है, वो सब आपको उतना पढ़ने के लिए नहीं है, इतना बस याद रखिए। दूसरा, कोई मान लो ओबीसी के लड़का है या लड़की है, कोई दूसरे धर्म के लड़की या लड़का से विवाह कर लिया, अब उसके बच्चा का क्या होगा। या मान लो कोई ओबीसी का लड़का है, कोई अपर कास्ट के लड़की या लड़का से विवाह कर लिया, अब उसके बच्चा का क्या होगा। बहुत तरह के इसमें विवाद है और बहुत तरह के कोर्ट में केसेस गया है, समझ गए। इसको पढ़ाने में 10-12 घंटा लगता है, 16 नंबर आर्टिकल को अकेले पढ़ाने में 12 घंटा से कम नहीं लगता है। तो उतना आपको जानने का जरूरत नहीं है, कि जो आपका काम का चीज है वो आप इतना जान लीजिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारी कहानी है, अगर इसको पढ़ाएंगे तो 90 के दशक का पूरा स्टोरी बताना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिनारियो कि कैसे कैसे लागू हुआ, क्या इसके पीछे मकसद था, मंडल का राजनीति कैसे चल रहा था, कमंडल का राजनीति कैसे चल रहा था, किस तरह से पार्टियां इसमें सहमत थी, कितने नहीं सहमत थे, विरोध कैसे हुआ था। और जो आज आप 10% ईडब्ल्यूएस कोटा देखते हैं, ये 1992 में मिल गया था, नरसिम्हा राव के सरकार में ही मिला था, लेकिन कोर्ट उसको कैंसिल कर दिया था तब। और अभी भी देखिए जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा मिला है, तो जैसा सिचुएशन लग रहा है कि कोर्ट में लगता है पता नहीं टिकेगा कि नहीं टिकेगा। कुछ लोग तो बता रहे थे कि हो सकता है कोर्ट में वो गिर जाए, मतलब हो सकता है कोर्ट उसको कैंसिल कर दे, मे भी हो सकता है जारी भी रखे। अगर कोर्ट को समझाने में सक्षम हो गए कि नहीं ये सही है तो कंटिन्यू रहेगा, और नहीं तो कोर्ट को अगर लगा कि कुछ उल्लंघन कर रहा है तो हो सकता है मे भी हटा भी दे। जैसे कल देखिएगा हिजाब विवाद पे जजमेंट आया, 2 जज का जजमेंट है, दोनों बेंच क्या है, दोनों जज अलग अलग राय, एक पक्ष में है कि होना चाहिए, एक पक्ष में कि नहीं होना चाहिए। अब क्या है, वो 3 जज के बेंच के पास जाएगा, फिर से सुनवाई होगा सब। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 जज सुन रहा था, एक पक्ष में राय दिया, एक विपक्ष में राय दिया। आज जो पक्ष में राय दिया हिजाब के पक्ष में, उसका कहना सिर्फ ये था, वो एजुकेशन को आधार माना। उसका कहना था कि हमारे समाज में तो लड़कियों को ऐसे ही एजुकेशन लेने में इतना समस्या है, अगर उसको हिजाब पहनने के वजह से एजुकेशन मिल जाता है तो जारी रहे। एक जज का यह मानना था, दूसरा जज इस बात से एग्री नहीं था, उसका दूसरे तरह का जजमेंट था। इसलिए अब 2 जज के जगह पे 3 जज के बेंच के पास हो जाएगा। अब 3 जज उसको सुनेगा तब जजमेंट आएगा, फिर चलेगा बहस। ये होता है डेमोक्रेसी में सबसे खूबसूरत चीज, कि किसी भी चीज को ऐसे अनायास लागू मत कर दीजिए, उसके लिए बाकायदा सबको अपना पक्ष रखने दीजिए, बात करने दीजिए और तब जजमेंट दीजिए। ये होना चाहिए, ये नहीं कि मनमानी कोई भी चीज लागू कर दी तो फिर तानाशाही हो जाएगा। आगे चलें, अगला एक है बाबू 16(4) था ना, ये 16(5) देख लेते हैं। 16(5) का क्या मसला है, तो 16(5) का मसला है कि मान लो धार्मिक संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, ठीक, कोई धार्मिक संस्थान है, मान लो मुसलमान का है, कोई हिंदू क्लेम करे कि हमको वहां नियुक्ति होना चाहिए, कोई हिंदू का संस्थान है, मुसलमान क्लेम करे मेरा नियुक्ति होना चाहिए। इसमें साफ आर्टिकल में लिख दिया गया है कि जिस धर्म का संस्थान है उसी धर्म से व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, और ये भेदभाव नहीं माना जाएगा धर्म के आधार पर। आप कर सकते हैं ना दावा कि भाई संस्था है तो हम कहीं नहीं जा सकते, कि भाई वो मान लिया दूसरे धर्म का संस्था है, हम कहीं नहीं जा सकते, वहां पे हमारी नौकरी कहीं नहीं लग सकती। लेकिन देखो इससे अराजकता का स्थिति हो सकता है, कि सब एक दूसरे के धर्म में अगर जबरदस्ती हस्तक्षेप करने लगे, कि हम मदरसा में घुस जाएंगे, वो कहे कि इधर में घुस जाएंगे, संस्कृत स्कूल में घुस जाएंगे, तो अराजकता वाला स्थिति हो सकता है। इसलिए स्पष्ट संविधान में लिख दिया गया कि वैसे धार्मिक संस्थान, यानी जिस धर्म का धार्मिक संस्थान है उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति होगी उसमें, और इसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। तो धार्मिक संस्थान में जिस धर्म का है उसी धर्म के व्यक्ति को, उसी धर्म से व्यक्ति की नियुक्ति होगी।
नियुक्ति होगी और इसे भेदभाव नहीं माना जाए। ये नहीं कि तुम दावा के लिए रहना कि हमरा तो मन कर रहा है मदरसा में पढ़ावे के, काहे नहीं पढ़ावे दे रहा। अरे भाई तुम जानोगे उस तरह के रहोगे तब ना। मदरसा देखिए बहुत सारे रजिस्टर्ड होते हैं, वहां पे दूसरे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे धार्मिक संस्था जहां पे सिर्फ धर्म की ही पढ़ाई होती है, तो उसी धर्म से उसकी नियुक्ति वहां पर होगी। तो 15/5 ये हो गया। और 16 क्या कहता है, 15/5 16/5 16/6 क्या कहता है, 103 नंबर आर्टिकल ईडब्ल्यूएस को भी सरकारी नौकरी में कितना परसेंट, 10% इनको भी कोटा दिया गया। और इसके लिए आधार क्या माना गया, आधार माना गया क्योंकि आर्थिक रूप से गरीब हैं ये, आर्थिक रूप से गरीब हैं, या तो आर्थिक रूप से, हाँ गरीबी है, आर्थिक रूप से इनकी स्थिति सही नहीं है, इसलिए 103 नंबर संविधान संशोधन करके 10% इनको भी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया गया। और उसी तरह से 10% संस्थानों में एडमिशन में रिजर्वेशन दिया गया था 15/6, यहाँ पे 16/6 में सरकारी नौकरी में। इसलिए देखिएगा अब ईडब्ल्यूएस का कोटा बन के आता है, ईडब्ल्यूएस इतना 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 नौकरी इस तरह से। तो ये पूरा मसला है 16 नंबर आर्टिकल का। बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ी एक उस समय का मुद्दा था ये कि इसके लिए क्या किया जाए। और संविधान सभा में इसके लिए कई बैठकें हुई और इन बैठकों के बाद ये तय किया गया कि छुआछूत जैसी जो व्यवस्था है इसके लिए मौलिक अधिकार होना चाहिए, मौलिक अधिकार में ये शामिल होना चाहिए, ये मौलिक अधिकार में समाहित होना चाहिए। तो अंबेडकर ने इसे 17 नंबर आर्टिकल में समाहित किया और स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि छुआछूत का अंत होना भी क्या है, छुआछूत का अंत होना, खात्मा होना, यानी राइट टू अनटचेबिलिटी। छुआछूत के अगेंस्ट में जो राइट मिला हुआ है वो एक मौलिक अधिकार होगा, मतलब छुआछूत आप नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो जैसे हमने पहले बताया कि इस बात को लेकर के आप 32 के सहारे सुप्रीम कोर्ट और 226 के सहारे हाई कोर्ट जा सकते। अगर कोई ऐसा किसी के साथ होता है तो ये इस तरह से कर सकता है। देखो जी, इसके पहले हम लोग 15 नंबर आर्टिकल पढ़ रहे थे। 15 नंबर आर्टिकल एब्सोल्यूट राइट नहीं है, निरपेक्ष अधिकार नहीं, लेकिन 17 नंबर आर्टिकल जो है निरपेक्ष अधिकार है। निरपेक्ष अधिकार का मतलब होता है कोई भी चीज अपने आप में 100% लागू होना। एब्सोल्यूट मान का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% क्या होना, लागू होना। इसका क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि छुआछूत का 100% यानी पूरी तरह से समाज में खात्मा। मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग एक बात पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार मूलतः राज्य के अगेंस्ट नागरिकों को दिया गया, पढ़े हैं, लेकिन 17 नंबर आर्टिकल सिर्फ राज्य के अगेंस्ट नहीं है, नागरिकों के अगेंस्ट दिया गया। छुआछूत आपके साथ राज्य नहीं करता, छुआछूत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करते, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं। इसीलिए इसको कैसा अधिकार बोला गया, तो ये एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट राइट, यानी ये निरपेक्ष अधिकार, ये निरपेक्ष अधिकार है, यानी किसी भी रूप में छुआछूत नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, और ये किसके खिलाफ है, तो व्यक्ति को व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति को व्यक्ति के खिलाफ दिया गया, खिलाफ दिया गया है। कैसे, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता,
लेकिन 15 नंबर आर्टिकल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कुआं, जलाशय, चापाकल या कोई ऐसा स्थान अगर वो सार्वजनिक है या सरकार की उसमें थोड़ी भी हिस्सेदारी है तो आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप जाने से, यूज करने से रोक नहीं सकते। लेकिन अगर वही कुआं, वही जलाशय, वही चापाकल अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप किसी को जाने से, लेने से, आने से वहां रोक सकते। क्लियर है? तो 15 नंबर आर्टिकल कहीं ना कहीं किसी भी रूप में भेदभाव तो कर ही देता है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ तो लागू नहीं है, लेकिन ये जो आर्टिकल है 17 नंबर आर्टिकल है, ये एब्सोल्यूट राइट है, किसी भी रूप में छुआछूत नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप में। यानी आप किसी को नाम संबोधित करके चिढ़ा भी नहीं सकते, आप किसी तरह का उपमा नहीं दे सकते, किसी तरह का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नहीं बता सकते कि तुम ऐसे थे, तुम लोग ऐसे हो, इस तरह से नहीं बोलते, ये भी छुआछूत के दायरे में आए। अरे बात समझ में? यानी इसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया। दायरा सिर्फ इतना तक नहीं रह गया कि आप हमसे टच नहीं होइएगा, आप टच होने की बात तो बड़ी नॉर्मल है, उससे बड़ी दायरा है कि आप उसको जाति सूचक नाम लेते हैं, उपमा देते हैं, या किसी तरह का टैबू बना हुआ है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, या तो ऐतिहासिक कारण देकर के बताते कि तुम लोग ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे रह जाओगे। ये सब छुआछूत के दायरे में। क्लियर है? यानी हम अभी तक आपको कुछ नहीं बताए हैं, बस दो बातें बोले, छुआछूत का खात्मा हो, हर रूप में खात्मा, और ये निरपेक्ष अधिकार है क्योंकि 100% खात्मे की बात करता है। और ये एक तरह से कहिए व्यक्ति को व्यक्ति के खिलाफ दिया गया है, क्योंकि छुआछूत वाली एक्टिविटी कौन करता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है। राज्य तो ना ही करेगा, व्यक्ति भी ना करे, राज्य तो आपके साथ नहीं करेगा, व्यक्ति भी ना करे। अब देखो, क्या इतना कह देने भर से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इतना कह देने भर से क्या तुमको लगता है सब ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान में एक आर्टिकल है 35 नंबर, ये भी एक तरह का फंडामेंटल राइट ही है। आर्टिकल नंबर 35 भी क्या है? मौलिक अधिकारी है। कहता क्या है 35 नंबर आर्टिकल? कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई विधि बनाने का अधिकार 35 नंबर देता है। कि मौलिक अधिकार लागू करने के लिए, एफआर को लागू करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है, विधि बनाने का अधिकार प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि मौलिक अधिकार को अगर व्यवहार में लागू करना है तो उसके लिए आप विधि का निर्माण कर सकते हैं, और विधि का निर्माण करने का अधिकार कौन देता है? 35 नंबर आर्टिकल देता है। कौन देता है? 35 नंबर आर्टिकल ये राइट देता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर आप छुआछूत का समाज में खात्मा चाहते हैं तो आप उसके लिए कानून बनाइए, उसमें सजा का प्रावधान करिए, तब जाकर के व्यवहार में वो लागू होगा और समाज से धीरे 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 वो चीजें समाप्त होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संविधान के किसी अनुच्छेद में बता दिए, लिख दिए, उससे लागू हो गया, उससे व्यवहार में उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। समझ रहे बात को? अब देखिएगा, अब 1955 में ही देखेंगे, 1955 में सरकार ने क्या किया? 1955 में ही सरकार पहली बार अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया।
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया और इसके माध्यम से छुआछूत को खत्म करने की कोशिश की गई। इसमें कहा क्या गया, तो कहा यह गया कि आप सार्वजनिक स्थान या तो सार्वजनिक स्थान नहीं कहिए, ऐसे लिखिए कुआं है या चापाकल है या आप स्नानागार वगैरह है, ऐसे कोई भी क्षेत्र है जहां पे आप जाने से किसी को नहीं रोक सकते, जाने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। यानी कहीं पर अगर आपको फिजिकल प्रेजेंस दिखाना है तो इस कानून में व्यवस्था किया गया कि फिजिकली आपको कहीं पर जाना है इस तरह से, तो वहां पर ये सब चीजें आपके साथ ना हो, और कोई करता है तो उसके लिए दंड और जुर्माना का ये प्रावधान किया। तो पहली बार देखिएगा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, छुआछूत को खत्म करने का कोशिश किया गया। देखिए यानी 1935 का सहारा लेकर के 1955 में ही कानून बन गया। उसी कानून को देखिएगा बाद में थोड़ा सा और मजबूत बनाया गया, और उसी कानून को बनाया क्या गया, उस कानून के बारे में कहा गया कि सिविल अधिकार संरक्षण, सिविल अधिकार संरक्षण, अधिकार संरक्षण 1976 संरक्षण अधिनियम कर दीजिए, अधिनियम कर दीजिए। उसमें देखिए अस्पृश्यता शब्द लगा हुआ है, छुआछूत शब्द लगा हुआ है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है कानून। और साथ ही साथ देखिएगा इनसे थोड़ा आगे जाकर के सोचने की जरूरत। बात अब टच होने तक नहीं है, पहुंचने तक नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस अब फिजिकल टच होने तक नहीं है, बात जवान से भी बड़े पैमाने पे छुआछूत किया जाता है, जवान से भी बड़े पैमाने पे छुआछूत किया जाता है। तो इसमें कोशिश ये किया गया कि आप किसी का जाति सूचक नाम नहीं लें, या जाति सूचक नाम के आधार पर, या आप किसी तरह से कमेंट कर, या अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक कारण बता करके, इन सब आधार पर आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कहेंगे तो तुम लोग तो ऐसे थे, ये थे, ऐसे ही रह जाओगे, ऐसा उपमा देते हैं ना कि विभिन्न जातियों को, ये जाति सूचक भेदभाव, ये अपने आप में क्या है, छुआछूत है। इसी कानून को देखिएगा बाद में फिर जाकर के 1989 में SC ST एक्ट कर दिया गया, SC ST एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट कर दिया गया 1989 में, और इस कानून को और कड़ा बनाया गया और इसमें और दंड के प्रावधान किए गए। जैसे एक दो एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जैसे कि किसी से आप बेगार नहीं करवा सकते, बेगार नहीं करवा सकते, बेगार नहीं करवाने के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो आप किसी को जबरदस्ती वोट के लिए, होता ना जबरदस्ती वोट के लिए आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते कि आप किसी को दें। ऐसे कई तरह की चीजें इसमें और जोड़ा गया। SC ST एक्ट 1989 में थोड़ा टफ बनाया गया, और सजा के प्रावधान को हमेशा देखिएगा बदलते रहा गया। इधर में देखिएगा सिविल यानी कि जुर्माना तो आपको लगेगा ही, जुर्माना के साथ साथ लगभग 5 साल के आसपास तक मैक्सिमम सजा हो सकता है। पहले जो 6 महीना तक था, बाद में साल 1.5 साल हुआ, बाद में 4-4 5-5 साल तक के, मतलब उस कानून को और मजबूत बनाया जाने, उस कानून को क्या किया जाने लगा, और मजबूत बनाया जाने लगा। इस कानून को और मजबूत तब बना दिया गया 2015 में, SC ST एक्ट 2015, इसी को बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट। क्या बोलते हैं, इसी का नाम क्या है, एट्रोसिटी एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है। उत्पीड़न अधिनियम, एट्रोसिटी मतलब क्या होता है, उत्पीड़न, उत्पीड़न अधिनियम
या अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 2015। 2015 के बाद देखिए, जब 2015 में कानून था तो इसमें कुछ विवाद हुआ। बाद में विवाद क्या हुआ, आज से 3 साल 4 साल पहले की घटना है। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस गए, कई हाई कोर्ट में केसेस गए। केसेस कहां से गए, तो विभिन्न डिपार्टमेंट से गए। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जाति के लोग होते हैं, जहां पर अनरिजर्व वर्ग के भी लोग होते हैं, ओबीसी समुदाय के लोग होते हैं, एससी समुदाय के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय के भी लोग होते हैं। सभी समुदाय के लोग सभी जगह जॉब करते हैं। तो कुछ केसेस ये गए जिसमें क्या किया गया, जैसे मान लो कोई अनरिजर्व वर्ग का व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, ऊपर का अधिकारी है, और एससी का कोई व्यक्ति है जो नीचे का कर्मचारी है, उसके अधीनस्थ है। तो ऊपर के अधिकारी ने कई बार ऑर्डर जारी किए और जिसको नहीं फॉलो किया गया एससी के कर्मचारी के द्वारा, और उन्होंने बाद में क्या किया कि अगले पर एससी एसटी एक्ट लगा दिया। अब तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एससी एसटी एक्ट लगा दिया अपने अपर अधिकारी पर। ऐसे ही कुछ मामले आ रहे थे, इन मामलों को ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, और सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसके कुछ क्लाउज को हटा दिया। कैसे हटा दिया, तो इसमें देखो एक सबसे खास चीज पता है क्या लगा हुआ, 2-3 चीजें बड़ा, ये ऐसा क्लाउज जुड़ा हुआ है जो आज के मॉडर्न समाज में जो कानून के परिभाषा है या तो जो नेचुरल जस्टिस है उसके खिलाफ ये चीजें बना, कुछ ज्यादा हार्ड बना दिया गया, और जिसका नतीजा है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते। ठीक, क्या बना दिया गया, मान लो आप पर आरोप लगाया, कोई एससी समाज का व्यक्ति कोई दूसरे समाज के व्यक्ति पर आरोप लगाया जो शायद जनरल वर्ग से आता हो या ओबीसी वर्ग से आता हो, उस पर आरोप लगाया कि ये हमारे साथ छुआछूत वाली ये बात करता है, छुआछूत वाला इस तरह से व्यवहार करता है। अगले पे तो लगा दिया। अब अगले पे लगा दिया तो प्रूफ करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वालों की नहीं है, प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसको है, जिस पर लगाया गया है उसकी है, कि तुम प्रूफ करो कि तुम सही हो। लेकिन नेचुरल जस्टिस कहता क्या है कि अगर आप आरोप लगाए हैं तो आप प्रूफ करिए, जो कंप्लेन करने वाला है कंप्लेन वाला को प्रूफ करना है। भाई आप किसी पे आरोप लगा दीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न जो लॉ होता है, मॉडर्न जो थॉट है वो ये है, ये कोर्ट ये मान करके चलता है कि गलती नहीं हुआ, कोर्ट ये मान करके चलता है कि गलती नहीं हुआ है। तो अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं वो गलत है। इस कानून में जस्ट उल्टा है, अगर आप आरोप लगाए हैं तो जिस पर आरोप लगा है उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि हम सही हैं भाई, हम नहीं किए तुम्हारे साथ ऐसा। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड है, ज्यादा ये कानून हार्ड है। यानी इसको अंग्रेजी में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ओनस ऑफ प्रूफ। ओनस ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि किसको प्रूफ करना है, जिस पर आरोप लगा है, जिस पर आरोप लगा, जिसने लगाया वो नहीं तो लगाएगा कौन, लगाएगा तो स्वाभाविक है कि एससी समाज से आने वाला ही व्यक्ति कोई लगा सकता है, उसको नहीं प्रूफ करना है कि सही है कि गलत है, प्रूफ उसको करना है जिस पे लगा है। और जैसे आरोप लगेगा तो एसआई से, एसआई जो अधिकारी है, एसआई होते हैं, ये आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। ये थोड़ा ज्यादा नहीं है कि किसी पर आरोप लग जाने भर से आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और आप जानते कि हमारे समाज में जेल जाना, पुलिस के कस्टडी में जाना बड़े गलत तरीके से लोग देखते हैं, और उसका पूरा इमेज डिमोलिश हो जाता है। उसका पूरा इमेज क्या होता है, डिमोलिश हो जाता है। क्या उस इमेज को आप वापस कर सकते हैं अगर वो सही पाया गया कि वो गलत नहीं है? और ज्यादातर केसों में ऐसा देखा गया है, ऐसा नहीं कि छुआछूत नहीं है, छुआछूत आज भी समाज में है, ये हमारे समाज की सच्चाई है, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि इस कानून को ज्यादातर समय पता है गलत इस्तेमाल किया गया।
इसीलिए कोर्ट में केस गया था। तो देखिएगा कि 2018 या 2018 में ही शायद जब कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया था, तो एक बहुत बड़ा देखिएगा एक दिन का भारत बंद बुलाया गया था। 1 अप्रैल या 2 अप्रैल की बात है शायद, 2 अप्रैल 2018, 18 इस तरह की 17-18 की बात है। पूरा भारत बंद बुलाया गया था और काफी सक्सेस भी रहा था। बाद में सरकार देखिएगा जो कोर्ट के निर्णय था उसको पलट करके 2015 का SC/ST एक्ट जो था उसको लागू कर दिया, हूबहू लागू कर दिया। यानी देखो उसमें कुछ क्लाउज ये हटा दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट कुछ क्लाउज के हटा दिए थे, खास करके हटा ये दिया था कि देखिए किसी पर आरोप लग जाने पर से गिरफ्तार मत कर लीजिए, और गिरफ्तार करना भी है तो कम से कम IAS रैंक, IPS रैंक के अधिकारी, SP रैंक का अधिकारी परमिशन जब तक न दे तब तक नहीं गिरफ्तार करना। इसलिए आप देखिएगा कि आज के डेट में हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं कि SC और ST समाज से जुड़ा हुआ कोई विवाद होता है और किसी दूसरे समाज से बोलता है कि इसमें थोड़ा सहयोग कर दे, तो कोई सटना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कहीं उल्टा हम ही पे लगा दिया कलोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादती है। हमको ऐसा लगता है कि इस कानून को थोड़ा और नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है, लेकिन कानून खत्म करने की आवश्यकता नहीं। अभी भारत में ये सब चीजें खत्म नहीं हुए, समतामूलक समाज अभी भारत बना नहीं है, अभी बहुत टाइम लगेंगे। और सामान्य व्यवहार में जाति सूचक, जातीय मनोभावना बहुत गहरा है आज भी, ये सच्चाई है। लेकिन हाँ, इसके आधार पर किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, ये तो समस्या बन जाता है समाज के लिए। और कहीं ना कहीं जो कानून समता स्थापित करेगा वो कानून कहीं ना कहीं दूरी पैदा करने लग जाता। मामला समझ में आ गया है? सबरीमाला मंदिर वाला भी वो एक सोशल कारण है, वो भी एक सोशल इशू है। इसलिए देखोगे सबरीमाला मंदिर के जो केसेस है ना, वो 9 जज मिलकर के सुन रहे हैं, सुनवाई चल ही रहा है, अभी हुआ नहीं है। और उसी से रिलेटेड देखिएगा हिजाब विवाद भी उसी के देखिएगा लमसम में देखिएगा लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और जो सिचुएशन है कि अगर 3 जज से फैसला नहीं हो पाया, तब में भी हो सकता है कि 3 से नहीं हुआ तो अगले बार वो संवैधानिक बेंच के पास चला जाए। लेकिन 3 में हो जाएगा, कुछ न कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि सम विषम हो जाएगा। 2 अगर एक पक्ष में आ गए तो मामला कुछ न कुछ उसका रिजल्ट निकल के आ जाए। लेकिन बहुत बड़ा अगर इशू बनेगा तो फिर चीफ जस्टिस पर डिपेंड करता है कि क्या इसको संवैधानिक दृष्टि से सुनना है, और एक बड़े से जजमेंट और बड़े विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता पड़ेगा, तब उसको उसके बाद जजमेंट आएगा। तो वो हमको नहीं लगता कि वहां तक जाने का आवश्यकता पड़ेगा। 3 जज में ठीक ठाक कुछ न कुछ जजमेंट आ जाएगा। छोड़िए, लिख लिए हैं जी। अगला हम लोग को देखना है आर्टिकल नंबर 18, अनुच्छेद। कहां बोल रहे हो आज? तुम टाइट हो रहे हो एकदम से दीवाल उवाल में अड़ के। रात भर क्या कर रहा था? टाइट हो रहा है यहीं पर। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? ये बात करता है उपाधियों की अंत का, उपाधियों की अंत का बात करता। था क्या कि भारत में देखेंगे एक प्रकार का इस तरह का भी विषमता मौजूद था। कैसे मौजूद था? अंग्रेजों के पहले राजशाही सिस्टम थे, या अंग्रेजों के टाइम पर भी राजशाही सिस्टम रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में शासन करने के लिए बहुत सारी उपाधियों को पता है कंटिन्यू करवाया, और बड़े राजकीय सम्मान से देता था ताकि उसको मिला करके रखे और उसका फायदा उठा सके। जैसे इस तरह के उपाधि होते थे, राजा, राय साहब, या तो सर की उपाधि देते रहता था। अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, वहां पे देखिएगा कई बार कि सर की उपाधि उन्होंने लौटा दिया, इस टाइप से चीज मिलेंगे। तो राजा, राय साहब, इस तरह के उपाधि देते रहते थे। और उसके पहले भी देखिएगा कोई बादशाह, शहंशाह, ये सब इस तरह की चीजें होते रहती थी। ठीक, तो व्यवहार में इस तरह की चीजें, कई तरह की उपाधि प्रदान किए जाते थे, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता था कि समाज में इनका विशिष्ट स्थान है
और बाकियों का इनसे निकृष्ट स्थान। ऐसा कैसे हो सकता है कि समाज में आपका विशिष्ट स्थान है और हम आपसे निकृष्ट हैं? अरे भाई, आपका भी खोपड़ी है, मेरे पास भी खोपड़ी है, शरीर है, सब कुछ वैसे ही है, तो विशिष्ट अब कैसे हो गए? आप विशिष्ट कैसे हो गए? आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ और है। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें, पता है, समाज में विषमता स्थापित करता, जो समता मूलक समाज के अगेंस्ट है। तो जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो 2 उपाधियों को छोड़ करके सभी तरह के उपाधियों का अंत कर दिया गया। 2 उपाधि किसके जारी रखे गए? तो 2 उपाधि जो जारी रखे गए, जो जारी रहा, एक शिक्षा से संबंधित, और दूसरा सेना से संबंधित। सेना में जो कार्य करते हैं उनसे संबंधित उपाधियों को जारी रखा गया। ये सब उपाधि किस आधार पर जारी रखा गया? इसके लिए आधार क्या दिया गया? इसके लिए आधार है क्योंकि इनका विशिष्ट योगदान है, विशिष्ट योगदान है। और आप उस रूप में न देखें इनको, राजा, राय साहब, सर, ऐसे रूप में न देखें, बल्कि समाज और देश के लिए क्योंकि विशिष्ट योगदान दिया और विशिष्ट कार्य किया है, तो समाज और इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उनके विशिष्ट योगदान का हम सम्मान करें। जैसे मान लो कोई सेना में है, कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है, इस देश के लिए शहीद हुआ ना, इस देश के लोगों के लिए शहीद हुआ, तो क्या हम उसके योगदान को भुला देंगे? इतना तो कर ही सकते हैं ना कि उनको सम्मान तो हम कर ही सकते हैं। तो हम उनके सम्मान में कुछ उपाधियों को कंटिन्यू किया। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मान लो कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करके बहुत अच्छे अच्छे चीजों को लाता है, जो कल होकर के समाज में उसको लागू किया जाए तो समाज के लोगों को बहुत बेनिफिशियरीज हो सकता है, उससे बेनिफिट हो सकता है। तो उसके भी योगदान को सराहना की जानी चाहिए, सम्मानित की जानी चाहिए। समझ गए? तो कहीं ना कहीं शिक्षा और सेना में इसलिए जारी रखा गया क्योंकि इससे समाज और देश की सीमा, या तो जो भी कहें, एक लाभ था और उनका योगदान एक सकारात्मक योगदान है। इस आधार पर हम उनको उपाधि देते हैं। और ये उपाधि देते भी है तो उस रूप में नहीं है कि राजा साहब है, राय साहब है, वो थोड़ा सामंती प्रवृत्ति आता है। इससे क्या आता है? सामंती मनोभावना आता है, सामंती मनोभावना आता है। अभी भी देखिएगा, पुराने कुछ लोग हैं जो बोलेंगे हमारे दादाजी जो थे, दादा के दादा थे जो हाथी पर चलते थे, तो वो सामंती मनोभावना निकल के आते रहते। अरे जब चलते थे तब चलते थे, आज तो तू भी साइकिल पर चल रहा है, हम भी साइकिल पर चल रहे हैं, तू भी ऑटो पर चल रहा है, हम भी ऑटो पे चल रहे हैं। आ रही बात समझ में? कल की बात कुछ और थी, अब बोले क्योंकि तुम्हारे चलते थे इसलिए व्यवस्था करना पड़ गया, वो ना चलते तो ऐसा व्यवस्था नहीं करना पड़ता, और चलते थे तो उन्होंने ही विषमता लागू किया। आ रहा है बात समझ में? ठीक, तो ये 2 उपाधि जारी रखा गया। आगे देखिएगा तो इसी में और कुछ बातें कही गई है। क्या कहा गया है कि आप अगर कोई नागरिक है, कोई नागरिक है, इस देश का नागरिक, आप नागरिक हैं कि कोई डाउट है? डाउट है तो अभी निकालेंगे यहां से। आप इस देश के नागरिक हैं और भारत में किसी लाभ के पद या तो आप ऐसे समझिए सरकारी सेवा में है, तो आप किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकते हैं। अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकते हैं। ठीक है? क्योंकि भारत में आप सरकारी पद पर हैं, और अब जब सरकारी पद पर काम करते हैं तो बहुत तरह की चीजें जो होता है, जो देश की मजबूत जो नींव, जो देश को इकट्ठा करता है, यूनाइट करता है, देश के लिए काम करता है, वो चीजें आपको मालूम है।
तो आपका सम्मान हम करेंगे, उधर क्यों करेगा वो, और क्यों करेगा आपको सम्मान? तो आप उपाधि नहीं ले सकते हैं, ये रोका गया है। उसी तरह से देखिएगा, अगर कोई मान लो विदेशी है, कोई विदेशी है और भारत में भारतीय सरकार के अंतर्गत वो काम करता है, भारतीय सरकार के अंतर्गत वो किसी पद पर है, किसी पद पर है, तो ये भी उपाधि नहीं ले सकता है, ये भी उपाधि बाहर से क्या होगा, नहीं ले सकता, ले सकता। सिर्फ नागरिक के लिए नहीं है, कोई विदेशी भी अगर भारतीय सरकार के अंतर्गत काम करेगा, उनके लिए भी ये व्यवस्था कि आप भी उपाधि नहीं ले सकते। अगला देखो, इसमें एक और बिंदु है, एक बिंदु और क्या है, आप उपाधि ले सकते हैं, उपाधि बाहर से उपाधि ले सकते हैं, बाहर से उपाधि ले सकते हैं, लेकिन का मतलब कब, जब राष्ट्रपति परमिशन दे तब। यानी इस देश का कोई नागरिक उपाधि बाहर से ले सकता है कब, जब राष्ट्रपति अगर अनुमति आपको दे देती है या राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति मिल जाता है, तब आप ये ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो, इसी के आधार पर देखिएगा तो 1954 में भारत में एक उपाधि शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? तो शुरू किया गया जाकर के पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, भूषण, फिर है पद्मश्री, पद्मश्री या भारत रत्न, इस तरह की उपाधि शुरू किए गए 1954 में। आ रहा है बात समझ में? अब इस तरह के उपाधि जब शुरू किए गए तो इस पर कुछ लोग शुरू से क्लेम कर रहे हैं। क्या क्लेम कर रहे हैं? तो उनका कहना है कि ये 18 नंबर आर्टिकल का वायलेशन है। 18 नंबर आर्टिकल का क्या है? वायलेशन है, उल्लंघन करता है, और इसलिए इसको खत्म करने की मांग शुरुआती से कुछ लोग कर रहे थे। लेकिन देखिए होता क्या है कि इसके बाद 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, गैर कांग्रेसी सरकार, और उसके पीएम कौन होते हैं? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री होते। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इसको खत्म कर दिया। क्या किया? खत्म, इसको खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। ये मामला है। अब सरकार बदला तो खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए, ठीक इसके बाद 1980 में फिर देखिएगा इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार क्या करती है? शुरू कर देती है, 3 साल बाद शुरू कर देती है। यानी इंदिरा गांधी की सरकार ने फिर क्या किया? इसे 3 साल बाद आने के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया। बाद में देखिएगा एक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, केस का नाम था बालाजी बनाम, बालाजी बनाम भारत राज्य, भारत राज्य। और उसमें कह क्या दिया सुप्रीम कोर्ट कि यह जारी रहेगा। क्या रहेगा? जारी रहेगा। क्या? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री क्यों जारी रहेगा? तो उनका कहना था कि इनका समाज में विशिष्ट योगदान है, इसलिए हमारा एज ए नागरिक के तौर पर
उनके देश में योगदान को देखते हुए हमारा कर्तव्य बनता है क्या कि हम उसको सम्मान करें। तो ये सम्मान करने के बराबर है। ये उपाधि उस उपाधि के जैसा नहीं है जैसे राजा साहब या राय साहब होते थे या सर होते थे। समझ गए मामला। तो ये चीजें हैं। तो बाद में कोर्ट का जजमेंट ही आ गया पूरा सुप्रीम कोर्ट का कि ये जारी रहेगा। अब इस पर आज के डेट में कोई विशेष विवाद नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक मैटर और है। पहले क्या है ना कि कुछ चीजों में ये दिया जाता था, कुछ ही चीजों में दिया जाता था, जैसे शिक्षा के लिए दिया जाता था या विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता था, कुछ इस तरह से दिया जाता था। अब क्या किया गया, क्योंकि शुरुआती में क्या था, शुरू से ऐसे दिया जाता था। अब 2011 में इसको क्या किया गया, 2011 में वो जो चीज है ना उसको विस्तृत कर दिया गया और बोला गया कि किसी तरह का विशिष्ट योगदान अगर है समाज में तो उनको दिया जा सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया था कि खेल उसमें शामिल नहीं था, और खेल नहीं शामिल था तो कहीं ना कहीं मेजर ध्यानचंद हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, ऐसे लोगों के लिए रास्ता एक तरह से बंद था। समझ रहे बात को। तो 2011 से क्या इसका मसला है, यहां पे आगे बढ़ा दें। 2011 से इसमें कला के क्षेत्र में खेल वगैरह को भी ऐड कर लिया गया, ताकि जो खेल और खिलाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं उन वो भी इस दायरे में आ सके और उन्हें भी इस तरह के सम्मान करने, इस तरह के सम्मान से सम्मानित किया जा सके। ये 2011 का मसला है। उस समय मूल रूप से दो ही का नाम आ रहा था, सचिन तेंदुलकर का और मेजर ध्यानचंद का। ये दो नाम मूल रूप से चल रहे थे। ये चीजें, ये पूरा है तुम्हारा 18 नंबर आर्टिकल। हमको नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा विशेष है जिसको आप नहीं समझे होंगे, और हम समझते 17 नंबर आर्टिकल को भी आपको शायद समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज के लिए इतना ही।